हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो वीडियो रहेगी हमारी 1 और 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को लेके। बच्चों, अगर तुम करंट अफेयर्स की क्लास डेली लेना चाहते हो तो हमारे चैनल यूपी 21 क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। पर डे प्रतिदिन यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी तुम्हारे लिए, ठीक है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर यूपीपी जैसे एग्जाम के लिए, यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। बेटा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखोगे बेटा, पहला जो ऑप्शन है यानी कि सही जो आंसर है वो तुम्हारा है बी, यानी कि 1 जुलाई के लिए। कब मनाया गया बेटा? 1 जुलाई के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। अब बात करते हैं कि हम लोग सिर्फ 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं। देखो कारण है उसका, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। कौन थे? डॉक्टर विधान चंद्र राय। इन्हीं की पुण्यतिथि पर या कह सकते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं की याद में हम लोग जो है क्या मनाते हैं, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के या कह सकते हैं बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी जो पश्चिम बंगाल है इसके सेकंड मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो इन्हें पश्चिम बंगाल का वास्तुकार भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुर्गापुर, विधाननगर, हावड़ा, अशोकनगर, कल्याणी जैसे शहरों की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद बात करें 1961 में, कब? वर्ष 1961 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। यानी 1961 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। और ये किसकी तरफ से मिला था? ये मिला था केंद्र सरकार। यानी इसको कौन देता है? इसको केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है या केंद्र सरकार इनको देती है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है बेटा 1 जुलाई के लिए। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई के लिए जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। यानी अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो है एक बलिदान स्तंभ का जो है उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? ध्यान रखोगे बेटा, ये श्रीनगर में किया गया है। कहां पर किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। कि श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में, कौन से में है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। श्रीनगर कौन से राज्य में बेटा? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी बात करें तो ये किसके लिए मनाया गया? ये अब तक जम्मू कश्मीर में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान, और वहां के पुलिसकर्मी की शहादत के लिए जो है ये याद करने के लिए, उनके नामकरण के लिए जो है ये लगाया गया है, कह सकते हैं शहीद स्तंभ बनाया गया है। इसकी बात करें, शहीद स्तंभ बंदूक के नाल की आकृति का बना हुआ है और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर है। और ये श्रीनगर के, कहाँ के? श्रीनगर के प्रताप गार्डन में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? प्रताप गार्डन में जो है इसका जो है निर्माण किया गया है। तो कहां पर किया गया बेटा? श्रीनगर में किया गया है। श्रीनगर में कहां पर किया गया है? प्रताप पार्क में, प्रताप गार्डन में इसको बनाया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखोगे बेटा, इसका जो सही आंसर है यानी कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो शुभारंभ किया गया वो किया गया सी ऑप्शन यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर बात करते हैं एनीमिया, तो एनीमिया खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें कहते हैं ब्लड की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। इसमें मेन बात यह है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और इस कमी की वजह से व्यक्ति में ये कहा जाता है कि रक्त की या खून की कमी हो गई है। मुख्य अगर बीमारी की बात करें तो इसमें आरबीसी जो होती हैं वो सॉफ्ट फॉर्म से कठोर हो जाती हैं और कठोर होकर नसों में ब्लॉक कर देती हैं। नसों क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं, उनको बंद कर देती हैं, जिससे कि ब्लड का दौरान, खून का दौरान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और जब खून का दौरान पूर्ण रूप से नहीं होता है तो उसकी वजह से व्यक्ति को जो है हार्ट की समस्याएं और थकावट, ऑक्सीजन की पूर्ति ना हो पाना, बार बार जो है सांस बहुत गहरी आना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, और ये समस्या लगातार तेजी पकड़ रही है। इसीलिए भारत के 17 राज्यों में, कितने राज्यों बेटा? भारत के 17 राज्यों में इस मिशन को, इस कार्यक्रम को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये जो है तुम्हारे लिए ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूं तुम्हें। इस टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिला करेगी। चैनल का नाम है करंट डेली। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या दूसरा चैनल है प्रयागराज क्लासेस बिलारी। इन दो चैनलों को जो है, टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, इसके लिए, और अन्य जीके के लिए इस चैनल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप रैंक में भारत की टीम कौन से स्थान पर पहुंच गई है? यानी कि जो फीफा विश्व कप की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, इसमें भारत की टीम कौन से नंबर पर आ गई है? तो ध्यान रखोगे बेटा, हम लोग पिछले साल तक 101वें नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन इस बार हम लोग 100वें नंबर पर आ गए। कितने नंबर पर आ गए हैं? 100वें नंबर पर आ गए हैं, और हमने एक रैंक का क्या कर लिया है? अपने आप में सुधार कर लिया है। क्या कर लिया है? एक रैंक का अपने आप में सुधार किया, और हम पिछली साल की 101वीं रैंक से उठकर कहाँ पहुंच गए हैं? 100वीं रैंक में पहुंच गए हैं। अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर पर, तो ध्यान रखोगे बच्चों, पहले नंबर पर जो टीम आती है वो आती है अर्जेंटीना की। किसकी आती है बेटा? अर्जेंटीना की टीम आती है। दूसरे नंबर की बात करें, यानी कि इस रैंकिंग में जिसमें हम 100वें नंबर पर हैं, उसमें दूसरे नंबर की जो टीम आती है वो आती है फ्रांस की। किसकी आती है बेटा? फ्रांस की। तो ध्यान रखोगे, भारत इसमें कौन से नंबर पर है? 100वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है। कौन आता है बेटा? दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड कौन? न्यूजीलैंड विश्व का कौन सा देश बन गया है? ठीक है, प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न है कि पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ध्यान रखोगे, इस नंबर पर न्यूजीलैंड ने ये कार्य पहली बार किया है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, तो न्यूजीलैंड ने 70 माइक्रोन से कम वाली सारे प्लास्टिक बैग को क्या कर दिया है?
पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, और जितने भी वहाँ के सुपरमार्केट्स वगैरह हैं उन सब में बैग अप्लाई करने को कहा गया है, और ये कहा गया वहाँ पर ही जो है ग्राहक को, कस्टमर को थैले या बैग दिए जाएंगे। इस नियम की बात करें तो कहा गया है ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होंगे। कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड कौन सा देश बन गया है? पहला या फर्स्ट देश जो है विश्व का बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? यानी कंट्री पूछ रहा है किस देश ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखोगे बेटा, ऐसा करने वाला यानी अर्कादान को शुरू करने वाला, अर्कादान स्मार्ट सिटी को शुरू करने वाला जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा बेटा? तुर्कमेनिस्तान ने अर्कादान की क्या कर दिया है? उद्घोषणा कर दिया है कि अर्कादान क्या बनाएगा? एक स्मार्ट सिटी बनाएगा। ठीक है, अगर बात करें अर्कादाग की तो अर्कादाग जो है एक विशेष शब्द से मिलकर बना है, प्लस दाग, जिसका मतलब होता है पीछे, और दाग का मतलब होता है पहाड़ी। यानी ये सिटी जो बनाई जाएगी वो किसके पीछे बनाई जाएगी? पहाड़ी के पीछे बनाई जाएगी, और इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? अर्कादाग रखा गया है। अगर बात करें ये जो बन रही है ये दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में बन रही। कहां पर बन रही बेटा? दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के कौन से प्रांत में बन रही है? तो अगर बेटा प्रांत की बात करें हम लोग तो अहल प्रांत में बन रही। कौन से प्रांत में बन रही है? ये अहल प्रांत में निर्मित की जाएगी, या अहल प्रांत में ये बनाई जाएगी। अगर बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के भाषा की तो ध्यान रखना बेटा, भाषा यहाँ पर बोली जाती है तुर्कमेन। कौन सी भाषा बोली जाती है? तुर्कमेन नाम से यहाँ पर भाषा बोली जाती है। इस बात का तुम लोग क्या रखोगे? विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। देखो, तुर्कमेनिस्तान हमारी तरह ही जो है पहले उपनिवेश हुआ करता था सोवियत संघ का। 1991 से उपनिवेश से आज़ादी मिली, और उसके बाद ये जो है पूर्ण स्वतंत्र देश बन गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिलक महोत्सव कहाँ मनाया गया है? प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान से सुनो, हाल ही में चिलक महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ध्यान रखो बेटा, चिलक महोत्सव जो मनाया गया है वो गोवा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया बेटा? गोवा में मनाया गया है। ठीक है, गोवा की बात करते हैं तो गोवा अगर बात की जाए तो ये चिलक महोत्सव गोवा में मनाया गया। गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा? ध्यान रखोगे कौन सा है? गोवा है। अगर बात करें गोवा की तो गोवा को हमने सबसे बाद में प्राप्त किया है। ये पुर्तगालियों का निवेश हुआ करता था। क्या हुआ था? पुर्तगाली का निवेश हुआ करता था, या उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, पुर्तगालियों का क्या था? ये उपनिवेश हुआ करता था। अगर बात करते हैं इसको छोड़ने की, उपनिवेश से भारत में शामिल करने की, तो ये शामिल हुआ 19 दिसंबर 1961 को। कब? 19 दिसंबर 1961 को इसे किस में शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया भारत में। किस में शामिल किया गया? भारत में शामिल किया गया। गोवा की बात करते हैं, गोवा के खेल की बात करते हैं तो गोवा में जो सबसे प्रमुख खेल है और सबसे प्रिय है वो है फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। गोवा की राजधानी की बात करें तो बेटा राजधानी है पणजी। क्या है गोवा की राजधानी? गोवा की राजधानी है पणजी। भाषा की बात करें तो गोवा की भाषा जो है वो है कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी भाषा है। गोवा की भाषा कौन सी बेटा? गोवा की जो भाषा है वो है कोंकणी। कौन सी भाषा बेटा? गोवा की भाषा है कोंकणी। अगर बात करें गोवा की तो यहाँ का जो राजकीय पशु है गौर। कौन सा है? गौर यहाँ का राजकीय पशु है। वहीं बात करते हैं राजकीय पक्षी की तो ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पर पीली बुलबुल यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है बेटा? पीली बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है। इन चीजों को विशेष तौर पर तुम लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, किसको दिया गया बेटा? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 7 हस्तशिल्प, कितने? 7 हस्तशिल्प को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, ऐसा वो राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं उनको, उत्तर प्रदेश राज्य के जो 7 हस्तशिल्प हैं उनको क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर बात करते हैं जीआई टैग की, तो ध्यान रखो बेटा, मैंने ये चैनल बताया तुम्हारे लिए, एक तो करंट डेली और दूसरा मैंने बताया था प्रयागराज, प्रयागराज क्लासेस बिलारी। इन दो चैनलों को क्या कर लोगे तुम लोग? इन दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लो, इन पर सारी अपडेट तुम्हारे लिए मिल रही है। जितने भी 7 के 7 जीआई टैग हैं उन सब का डाटा जो है इस पर है, और इस पर जाकर तुम लोग क्या कर सकते हो? इस डाटा को चेक कर सकते हो, तो इसलिए इनको जरूर ज्वाइन कर लो। तो उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प हैं जिनको क्या दिया गया है? अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल खिताब किसने जीता है? यानी एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब किसको मिला है, किस देश के पास है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात की जाए तो ये प्राप्त हुआ है भारत के लिए। किसके लिए प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है भारत के लिए। अगर भारत की बात करें तो भारत ने इस कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान को हराया है। किसको हराया बेटा? ईरान को इस कबड्डी चैंपियनशिप ने भारत ने हरा दिया है, और ये भारत का 9वें में से 8वां खिताब था। 9 में से कौन सा खिताब था? ये भारत का 8वां खिताब था, यानी 8 खिताब भारत के पास मौजूद है। ये लीग कब से प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखोगे बेटा, ये लीग 27 जून को प्रारंभ हुई थी। कब को प्रारंभ हुई थी? ये लीग 27 जून को प्रारंभ हो गई थी। तो ध्यान रखो बेटा, एशिया चैंपियनशिप कबड्डी 2023 को किसने जीता है? तो ध्यान रखो किसने जीता बेटा? भारत की टीम के द्वारा जीता गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला कबड्डी लीग की मेजबानी किसके द्वारा की गई? क्या है क्वेश्चन बेटा? हाल ही में भारत की महिला कबड्डी लीग की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये है, इसका जो आंसर है वो है दुबई के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा या दुबई के द्वारा भय हैं। तो दुबई के द्वारा जो है इसकी क्या की गई है? मेजबानी की गई। किसके द्वारा? दुबई के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये जो लीग थी वो शुरुआत की गई थी, और ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग थी। कौन सी थी? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग हुआ करती है। इसमें जो जीती है वो उमा कोलकाता की टीम जीती है। कौन जीती है? उमा कोलकाता की टीम जीती है, जिसको इनाम स्वरूप 10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। कितने प्रदान किए गए हैं? इनाम जो फर्स्ट कैटेगरी को था, प्रथम विजेता को जो इनाम था वो था 10 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको 10 करोड़ में है। और ये इस समय बात की जाए तो ये टीम है जो 8 टीमों में विजय हुई। यानी इस लीग में कितनी टीमें शामिल हुई थी? इस लीग में 8 टीमें शामिल हुई थी, और ये लीग 12 दिनों तक चली। कब तक चली? 12 दिनों तक ये लीग लगातार चली है। अगर बात करें इस समय तो प्रदीप कुमार मेहरा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार नेहरा। ये इस समय महिला कबड्डी लीग के निर्देशक हैं। कौन है इस समय? ये महिला कबड्डी लीग के क्या हैं? निर्देशक हैं। ठीक है, अगर बात करें विनोद कुमार तिवारी जो है वो इंटरनेशनल कबड्डी लीग के अध्यक्ष हैं। कौन है? विनोद कुमार तिवारी जो हैं वो इंटरनेशनल कबड्डी लीग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये थी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। कल फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ में। इसके लिए जो है कल मिलने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल UP21 क्लासेस को। कमेंट कीजिए, अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक कल नई वीडियो के साथ में।